हरे कृष्णा। बुद्धि को तो तज लिया लेकिन मन को नहीं तजा, तो ऐसी शिक्षा का क्या मोल। जी हाँ, ये कोटेशन दी थी अरस्तु ने और आज हम लोग बात कर रहे हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु का प्रभाव जो था संसार पर, लगभग जो फिलॉसफीज़ हैं स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में 2300 वर्ष तक रहा और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पर अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त ना किए हों या उसे उस क्षेत्र की जानकारी ना हो। कहते हैं कि उसके पास इतना ज्ञान था कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में उसे ना पता हो। ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता था क्योंकि कंप्यूटर उस समय थे नहीं। और सुकरात का जो जन्म है वो हुआ था स्टैगिरा में, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, या हम कह लें कि 384 BC के आसपास। ही वॉज ए ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, यूनानी दार्शनिक थे और उनके फादर का नाम था निकोमेकस। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था जैसे कि उनके गुरु प्लेटो ने बनाया था। दी एकेडमी प्लेटो ने बनाई थी, लेकिन उसमें गिने चुने लोग और कुछ शाही खानदान के लोग ही पढ़ सकते थे। लेकिन जो अरस्तु ने एकेडमी बनाई थी उसका नाम था दी लाइसियम और उसमें कोई भी पढ़ सकता था। और इसने फिज़िक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, मेटाफिज़िक्स, लॉजिक, एथिक्स, पोइट्री, थिएटर, म्यूज़िक, साइकेट्री, लिंग्विस्ट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इन सब क्षेत्रों में अपने विचार व्यक्त किए और इन पर कई बुक्स लिखी। और लाइसियम में ही उसने जो एकेडमी बनाई थी उसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी बुक्स थी। और इसी के चलते लगभग अरस्तु ने 200 के आसपास किताबें लिखी। लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग 31 बुक्स जो हैं अरस्तु की अवेलेबल हैं। और अलेक्जेंडर, जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता है, हिंदी में हम कहते हैं सिकंदर, उनके भी ये गुरु रहे हैं। और सिकंदर को या अलेक्जेंडर को इन्होंने कहा था कि तुम ईस्टर्न कंट्रीज़ को विजय प्राप्त करो और ग्रीक के नेता बनो। इस प्रकार अलेक्जेंडर पर भी बहुत प्रभाव रहा अरस्तु का, कि ये हम इस तरह से जान सकते हैं कि जब भी युद्ध में जाते थे अलेक्जेंडर तो अपने साथ कई लोगों को ले जाते थे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते थे और वहाँ से कई चीज़ें ले आते थे। ऑफ कोर्स बाद में अलेक्जेंडर और अरिस्टोटल में दोनों में डिफरेंसेस आ गए और कहते हैं कि इन पर इल्ज़ाम लगा। अलेक्जेंडर की मौत के बाद अरस्तु पर इल्ज़ाम लग गया कि आपने इसको मारा है या इसकी मौत के पीछे आप हो। और इसके चलते जो अरस्तु है उन्होंने वो देश छोड़ दिया और अपनी माता के, जहाँ पर उनकी माता का जन्म हुआ था, यूबेया, वहाँ पर भाग के चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं एथन वासियों को फ़िलासफ़ी के प्रति दोबारा पाप नहीं करने दूंगा, क्योंकि उनके गुरु को भी इस प्रकार से जहर देकर मारा गया था, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था। और 17 साल की एज में अरस्तु जो थे पढ़ने के लिए एथेंस में आए थे प्लेटो की एकेडमी में और लगभग 20 वर्ष रहे थे। और प्लेटो के भी कई वर्क्स में अरस्तु का प्रभाव रहा और कंट्रीब्यूशन का बहुत सारा है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं साइलोगिज्म, जिसको कहते हैं लॉजिक कहते हैं। ये आजकल की भी हम बुक्स में देखते हैं। जैसे किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो उसमें आता है साइलोगिज्म। जैसे कि हम कहें कि सभी आदमी जो हैं वो उनकी मृत्यु होगी ही होगी और जितने भी यूनान के रहने वाले हैं सभी आदमी हैं, और इसका मतलब जो यूनान में रहने वाले हैं उनकी भी मृत्यु होगी। एक साइलोगिज्म का एक मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ, यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसको लॉजिक है। और ये जो था अरस्तु की देन थी, लॉजिक। ऑफ कोर्स हमारे इंडियन फ़िलासफ़ी में भी लॉजिक है, लेकिन मॉडर्न टर्म में अगर हम कहें तो ये अरस्तु की देन है। और प्लेटो से एक डिफरेंट व्यू था अरस्तु का, चाहे उनके गुरु थे यहाँ पर, कि प्लेटो कहता था कि एक जो है फॉर्म्स हैं और उनको देखकर हम इस संसार की रचना करते हैं और इस संसार को ठीक करते हैं, यानी कि आदर्श है जिसको हम फिलोसफिकली स्पेकुलेट करते हैं। लेकिन अरस्तु ने कहा था कि ऐसा नहीं है, फॉर्म्स और मैटर से जो है ये संसार बना हुआ है। तो इसका चार्ट जैसे आप देख सकते हो, एक प्लेटो सेब का दिखाया हुआ उदाहरण, कि सेब है और नीचे जो है वर्ल्ड ऑफ मैटर है, जिसको उस सेब को देखकर इस नीचे के सेब को हम लोग देख रहे हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है तो इतना अच्छा होना चाहिए, कि रियल जो सेब का रूप है वो ये होना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने कहा था कि ऐसा नहीं है, फॉर्म और मैटर से बना हुआ है,
और उसने इस तरह से बताया कि ये फॉर्म्स हैं, ये मैटर है और चीज़ें जो दोनों की मेल से बनी हुई हैं। और कोई भी जो चीज़ है जो अस्तित्व में आती है उसके 4 कारण हैं। एक है मटेरियल कोज, यानी कि किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ कि मेज है, तो मेज लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन ये किस चीज़ को देख के बनी हुई है उसका उदाहरण है, इसको कहते हैं फॉर्मल कॉज। और इसे बनाने वाला कौन है, यानी कि किस चीज़ से बनी है, छैनी, हथौड़ा या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं और जो लोग हैं बनाने वाले। और फिर फाइनल कॉज कि इसका पर्पस क्या है। तो कोई भी अगर वस्तु हम देखें तो उसके ये 4 कॉज जो हैं अरस्तु ने बताए थे। और आत्मा के बारे में किया था कि 3 तरह की आत्मा होती है। एक होती वेजिटेटिव सोल, यानी कि जैसे वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, और इनमें रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि ये पैदा करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन इनमें इमोशंस नहीं होते। और सेकंड होता है, दूसरी तरह की सोल होती है, आत्मा होती है सेंसिटिव सोल या एनिमल लाइफ या पशु जीवन, जिसमें हर तरह के पशु आते हैं, इनमें इमोशंस हैं और ये जो जानवर हैं ये चल भी सकते हैं। और तीसरी जो आत्मा है वो है ह्यूमन, जो रेशनल सोल है, वो चल फिर भी सकते हैं, इमोशंस भी हैं और रैशनल भी हैं, दैट इज़ अ ह्यूमन। और फिर उसके बाद अरस्तु ने वर्चूज़ के बारे में बात की थी, गुणों के बारे में, कि गुणों कि वही गुण अगर ज़्यादा हो जाएं तो ख़राब हो जाता है, कम हो जाएं तो उसके विपरीत हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जैसे वीरता है, वीरता एक बीच का रास्ता है। अगर वीरता कम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डरपोक या डर। और अगर वही वीरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो रैशनेस हो जाती है। जैसे मान लो कि आप कार चला रहे हो, एमरजेंसी में जाना है, तो आप करेजियस हो, लेकिन आप जानबूझकर इतनी तेज़ चला रहे हो कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो रैशनेस है। लेकिन आप डर के मारे चला ही नहीं पा रहे, चाहे ज़रूरी है, तो वो बेवकूफ़ी है, डर है वो। या एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे आत्मनियंत्रण हो गया, अपने आप पे कंट्रोल करना, तो वो एक गुण है। लेकिन अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ही बैठे हुए हो, तो इनसेंसिबल, मतलब आप में कोई इमोशंस ही नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो या बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो किसी चीज़ को लेकर, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप। तो इस प्रकार वर्चूज़ जो हैं, अरस्तु ने कहा था कि बीच का रास्ता है, यानी कि इसमें ना तो कम होना चाहिए कुछ, ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये डिफ़ाइन करने वाली बात है कि भाई कितने गुण होने चाहिए, और इसकी इमोशंस को हम लोग किसी चीज़ से कंपेयर नहीं, नाप नहीं सकते। और भगवान के बारे में अरस्तु का विचार था कि भगवान हैं, डिवाइन बीइंग हैं और अट्रैक्टिव हैं और प्योर हैं, लेकिन इस संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो पैसिव हैं। इस संसार के उन्हें इस संसार के बारे में ना पता है, ना वो इंटरफेयर करते हैं। तो ये था अरस्तु के बारे में। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे श्रील प्रभुपाद अरस्तु के विचारों पर कहाँ तक उसका समर्थन करते हैं, भगवान के बारे में उनका जो कृष्ण भावनामृत के विचार हैं वो क्या हैं और अरस्तु के विचार क्या हैं, इनका हम लोग जो मंथन है अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।